ऑनलाइन अध्यापन योजना यानी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उमा गहलोत आज आपके लिए लेकर आई हूं मौर्य प्रशासन। आज का हमारा प्रकरण है मौर्य प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन की प्रस्तावना, प्रकार, मौर्य प्रशासन कितने प्रकार का था, केंद्र प्रशासन, केंद्र प्रशासन के अंतर्गत राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, नगर प्रबंध, सेना, गुप्तचर व्यवस्था तथा न्याय। यानी प्रकार कितने प्रकार का है मौर्य प्रशासन? 3 प्रकार का है। पहला केंद्र प्रशासन है, दूसरा राजस्व प्रशासन और तीसरा प्रांतीय प्रशासन है। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत हम जनोपयोगी जो कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जनपद व ग्रामीण स्तर और अशोक के प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण मौर्य प्रशासन, जिसकी प्रस्तावना आपके सामने उपस्थित है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी इंडिका, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तत्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? इंडिका और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथों से मिलती है। इंडिका मैगस्थनीज द्वारा लिखित है और अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है, जिससे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। साम्राज्य में जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होती थी उससे पहले, उन अधिकारियों की नियुक्तियों से पहले उनकी योग्यता की परख होती थी और उनके चरित्र को परखा जाता था। इस प्रकार के कार्य को उपदा परीक्षण कहते थे। अब मौर्य प्रशासन कितने प्रकार का था? मौर्य प्रशासन 3 प्रकार का था। कौन कौन सा? केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन और प्रांतीय शासन। अब हम चलते हैं पहला प्रकार केंद्र प्रशासन, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट राजा है। शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु राजा होता था। महत्वपूर्ण व नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राजा में निहित होती थी। राजा कौन होता था? शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु होता था। बहुत महत्वपूर्ण संबंधी जो निर्णय होते थे वो राजा लेता था और राजा में ही व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती थी। ये देखिए मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ये राजा का चित्र आपके सामने दर्शाया गया है। राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु होता था, महत्वपूर्ण निर्णय राजा स्वयं लेता था और राजा के अंतर्गत ही कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी समस्त शक्तियां राजा में ही निहित होती थी। मंत्री परिषद, राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। उन मंत्रियों की नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा स्वयं करता था। राजा के पास ही एक आंतरिक परिषद भी होती थी जिसे मंत्रण कहा जाता था। उस मंत्रण परिषद के 3-4 सदस्य होते थे। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श भी करता था। ये देखिए ये राजा है जहां पर सभा आयोजित हुई है। यहाँ पर बहुत सारे मंत्रीगण उपस्थित हैं और ये जो मंत्री है ये सभी मंत्रण भी कहलाते थे। राजा इन सभी मंत्रियों से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करता था।
तीसरा पॉइंट है अधिकारी। अधिकारी दो प्रकार के होते थे, शीर्षस्थ राज्याधिकारी और अध्यक्ष। शीर्षस्थ राज्याधिकारी ये संख्या में 18 होते थे, तो अध्यक्ष संख्या में 27 होते थे। इन राज्याधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, इन्हें अध्यक्ष ही कहा जाता था। इनमें कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति प्रमुख होते थे। इनमें किसान, व्यापारी व मजदूर प्रमुख होते थे। ये केंद्र विभागों का कार्यभार देखते थे। ये राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। ये शिक्षा, रक्षा, सेना, न्याय आदि का नियमन एवं नियंत्रण करते थे। ये कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट, माप, कताई बुनाई, खान, वनों आदि का नियंत्रण करते थे। नगर प्रबंध। नगर प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जो विभिन्न कार्यों, उद्योग एवं शिल्प, विदेशियों, जनगणना, व्यापार वाणिज्य, निर्मित वस्तुओं की देखभाल करना, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रख रखाव का कार्य करती थी। नागरिक जो होता था, नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। गोप तथा स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी होते थे। नगर प्रबंध हेतु कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। उन 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। ये कौन कौन से कार्य करते थे? उद्योग शिल्प, विदेशियों से बातचीत करना, जनगणना की जानकारी, व्यापार वाणिज्य, कोई भी वस्तु निर्मित होती थी उनकी देखभाल करना, बिक्री कर, इन सभी का रखरखाव, विपणन, नियमन आदि का ये सभी नगर प्रबंध की जो समिति होती थी वो कार्य करती थी। अब नगर प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहते थे? नागरिक कहते थे। इन नागरिक की सहायता कौन करते थे? गोप और स्थानिक नागरिक की सहायता करते थे। सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सेना की 6 शाखाएं होती थी। अब ये 6 शाखाएं कौन कौन सी थी? पैदल सैनिक होते थे, अश्व सैनिक होते थे, हाथी वाले सैनिक होते थे, रथ वाले सैनिक होते थे, यातायात वाले सैनिक होते थे एवं नौसेना में सेना विभक्त थी। नायक जो होता था वो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला बड़ा अधिकारी होता था, जो सेना नायक कहलाता था। ये देखिए आपके सामने जो चित्र उपस्थित है जिसमें ये दर्शाए गए हैं, ये पैदल सैनिक है, ये हाथी पे बैठे सैनिक हैं, ये रथ वाले सैनिक है, ये घोड़े वाले सैनिक है। इस प्रकार जो सेना होती थी वो 6 भागों में विभक्त होती थी और सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था वो सेना नायक कहलाता था। गुप्तचर व्यवस्था। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था। ये गुप्तचर मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। गुप्तचर्या का किस प्रकार का जाल बिछाया गया था? साम्राज्य के अंतर्गत कुछ गुप्तचर होते थे। ये गुप्तचर क्या करते थे? चाहे मंत्री हो चाहे आम जनता हो, दिन भर में जो भी कार्य करते थे, उनकी जो भी गतिविधि होती थी, ये गुप्तचर उन पर नजर रखते थे और सारी बातें जाकर राजा को बता दिया करते थे। इन गुप्तचरों को संस्था या संचार नाम से पुकारा जाता था। न्याय व्यवस्था। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राज्य शासन न्याय संहिता के स्रोत होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर होती थी।
धर्मस्थ्य एवं कंटक शोधक न्यायालय क्रमशः दीवानी तथा फौजदारी मामले सुलझाते थे। राजुक व्यवहारिक न्यायिक अधिकारी होते थे। संग्रहण द्रोणमुख स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। अब न्यायपीठ पद्धति तो विद्यमान थी, राजा ही न्यायाधीश होता था, न्याय राजा ही करता था। लेकिन किस प्रकार से न्याय करता था? जो भी अपराधी है उसका धर्म, उसका व्यवहार, उसका चरित्र परखा जाता था, क्योंकि ये न्याय संहिता के स्रोत माने जाते थे। उसके अनुसार ही न्याय किया जाता था। लेकिन दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर होती थी। अब धर्मस्थ्य कंटक शोधक न्यायालय होते थे, ये दीवानी और फौजदारी मामले सुलझाते थे। अब दीवानी और फौजदारी मामले किस प्रकार के हैं? दीवानी जो मामले होते थे जिसमें चोरी है, लूटपाट है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो इस प्रकार के मामले दीवानी मामले होते थे। फौजदारी मामले किस प्रकार के होते थे? हत्या संबंधी जो मामले होते थे उन्हें फौजदारी मामले कहा जाता था। तो दीवानी मामले धर्मस्थ्य न्यायालय में सुलझाए जाते थे और फौजदारी मामले कंटक शोधक न्यायालय में सुलझाए जाते थे। और न्यायिक अधिकारी जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? राजुक और व्यवहारिक कहते थे। राजस्व प्रशासन समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। आपका ये प्रश्न हमेशा हर बार परीक्षा में आता है कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के ये मुख्य स्रोत होते थे। राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से थे? दुर्ग है, राष्ट्र है, वज्र है, सेतु, वन, खान, आयात निर्यात, ये सभी राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। जनोपयोगी कार्य कौन कौन से थे राजस्व प्रशासन के अंतर्गत? मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई है, सड़क है, सराय है, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। कौन कौन से जनोपयोगी कार्य थे? सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा व्यवस्था, इनको ज्यादा महत्व दिया गया था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत और इसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी किया करते थे। प्रांतीय शासन साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। ये 4 प्रमुख प्रांत कौन से थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। इन प्रांतों का प्रशासक राजकुमार होता था, जो मंत्री परिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। अब देखिए, साम्राज्य 4 प्रमुख प्रांतों में विभाजित था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। इन प्रांतों का प्रशासक राजकुमार होता था। अब राजा सभी जगह जाकर शासन नहीं कर सकता है, तो इन प्रांतों का प्रशासक राजा अपने ही पुत्र राजकुमार को बनाता था। ये राजकुमार मंत्री परिषद और अमात्यों के माध्यम से ही शासन संचालित करता था। अब ये जो प्रांत होते थे उनको आहार या विषयों में बांटा गया था। प्रांत बहुत बड़ा होता था, यानी जितना बड़ा साम्राज्य उनको राज्यों, जिलों के अंतर्गत बांटा गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रांत ट्रिक की सहायता से हम समझ सकते हैं। तप्तो असुर, जैसे त से तक्षशिला, तक्षशिला उत्तरापथ प्रांत उत्तर दिशा में स्थित है। प से पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी है मौर्य साम्राज्य की। तो से तोसली कलिंग प्रांत उड़ीसा जो पूर्व में स्थित है। अ से अवंतिका उज्जैनी अवंती राष्ट्र मध्य प्रदेश में स्थित है। सुर से सुवर्णगिरी दक्षिणापथ जो दक्षिण में स्थित है। तो
मौर्य साम्राज्य के जो ये प्रांत है, जिसे हम ट्रिक की सहायता से समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? तब तो असुर है। त से तक्षशिला, प से पाटलिपुत्र, तो से तोसली, अ से अवंतिका और सुर से सुवर्णगिरी। ये देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। उत्तरापथ में क्या था? त से तक्षशिला, ये उत्तरापथ प्रांत है। त प से पाटलिपुत्र, ये रहा पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की केंद्र राजधानी मानी जाती है। तो त प तो से क्या गया? तोसली, जो उड़ीसा में स्थित है, तोसली। त से तक्षशिला, प से पाटलिपुत्र, तो से तोशाली, ये हो गया तपतो। अब आता है असुर। अ से क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ स्थित है? उज्जैनी, अवंतिका उज्जैनी, जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और सुवर्णगिरी, सुर से सुवर्णगिरी, जो दक्षिण में स्थित है। ये मौर्य साम्राज्य के प्रांत माने जाते हैं। कौन सा? तप्तोस। त से तक्षशिला, प से पाटलिपुत्र, तो से तोशली, अ से उज्जैनी और सुर से सुवर्णगिरी है। जनपद व ग्रामीण स्तर। जनपद स्तर पर प्रदेश, राजुक व युक्त नामक अधिकारी होते थे। ये अधिकारी भूमि, न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी होता था। गोप एवं स्थानिक जनपद व गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी। देखो, जनपद स्तर पर यानी जिले स्तर पर प्रदेश, राज्य युक्त नामक अधिकारी होते थे। ये जो अधिकारी होते थे भूमि, न्याय और लेखों संबंधी अपना दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तर पर जो अधिकारी होता था वह ग्रामिक कहलाता था। गोप भी ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था। स्थानिक जिले स्तर का अधिकारी भी है। ये जो गांव का और जिले स्तर के जो अधिकारी होते थे वे जनपद और गांवों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो इस प्रकार मौर्यकालीन व्यवस्था कैसी हो गई? एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो गई थी। अब हम चलते हैं अशोक की प्रशासनिक सुधारों की तरफ। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया एवं राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। अशोक ने अपनी ही प्रजा को अपनी संतान बताया है और एक राजा के कर्तव्य के रूप में, कि राजा का दायित्व क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? सर्वलोक हित, जनता के हित के बारे में उसने सोचा, जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख एवं कलिंग पृथक लेख में मिलता है। राजुक युक्त एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की अशोक ने। अशोक ने 13वें वर्ष में धम्म महापात्र पद का सृजन किया। कौन से पद का सृजन किया? 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र पद का सृजन किया, जिनका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना था, दंडितों के परिवारों को सहायता प्रदान करना था। अशोक ने जब उसके राज्याभिषेक का जब 13वां वर्ष था, उसी 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र पद का सृजन किया, यानी धम्म महापात्र पद पर एक अधिकारी को नियुक्त किया। विभिन्न संप्रदाय जितने भी होते थे उन संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और दंडितों के परिवारों को सहायता देने का प्रयास किया। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता की सुख दुख की खबरें पहुंचे। इस हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति क्यों की? क्योंकि
ये जो प्रतिवेदक होते थे वे जनता के सुख दुख की जितनी भी बातें होती थी वे अशोक तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार अशोक ने प्रदान कर दिए। राजू कौन होते थे? एक प्रकार के न्यायाधीश होते थे जो न्याय संबंधी मामलों में उन्हें स्वयं अशोक ने अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि वे न्याय कर सकते हैं। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया एवं अमानवीय यातनाओं को बंद कर दिया। अशोक ने दंड विधान को उदार बना दिया। जो पहले कठोर दंड दिया जाता था उसमें उसने सुधार करने का प्रयास किया और जेल में बंद जितने भी दुष्कर्मी होते थे, अत्याचारी होते थे, उन पे ऊपर अमानवीय जो उनके ऊपर यातनाएं की जाती थी उन यातनाओं को अशोक ने बंद कर दिया। अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया, यानी अशोक का जब भी जन्मदिन आता था उस जन्मदिन के अवसर पर अशोक जेल में बंद जितने भी कैदी होते थे वह उन्हें छोड़ दिया करता था। मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया, जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। कोई भी मृत्यु दंड प्राप्त जो व्यक्ति होता था और उसकी मृत्यु के 3 दिन समय पहले अशोक उन्हें पश्चाताप हेतु समय देता था कि अपनी भूल सुधार सकते हो। अगर वे अपनी भूल सुधार लेते थे तो अशोक उन्हें क्षमा कर दिया करता था और नहीं सुधारते थे तो भी उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। इन सभी बातों का उल्लेख अशोक के चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने युद्ध नीति को त्यागा तथा जहां तक संभव हो जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। कब त्यागा? कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था और जहां तक संभव हो सके उसने जीव हिंसा न करने की आज्ञा दे दी। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया। अशोक ने प्राणी मात्र यानी लोगों के कल्याण के लिए उसने चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, वृक्षारोपण का कार्य किया। अशोक ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान की। अशोक ने उसका सबसे पहला ध्येय यही रहा था कि मैं गांवों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। अशोक का ये प्राथमिक लक्ष्य था कि मैं ग्रामीण विकास को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्रदान करूं। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाया। अशोक ने क्या किया? वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया और उसने क्या किया? दूसरे देशों में अपने धम्म पात्र पद का सृजन करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु दूसरे देशों में अपने धम्मायोग भी भेजे थे ताकि भारत में जो भगवान बुद्ध हैं उनके धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सके। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन को और भी ज्यादा अधिक दक्ष एवं सक्षम बना दिया।